नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, जैसा कि पता है कि मानसून का सीजन शुरू हो गया है, तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना इस पर एक लेक्चर बनाया जाए। और लेक्चर हमारा है कि भारत की जलवायु, यानी कि भारत की जलवायु के अंतर्गत हम मानसून के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देर ना करते हुए देख लेते हैं कि जब हम भारत की जलवायु की बात कर रहे होते हैं तो ये जो टॉपिक है ये आता है आपका भारत के भूगोल के अंतर्गत भी हम इसको पढ़ते हैं। और दूसरा पढ़ते हैं हम फिजिकल ज्योग्राफी, यानी भौतिक भूगोल के अंतर्गत एक शाखा आती है क्लाइमेटोलॉजी, मौसम विज्ञान के अंतर्गत भी हम भारत की जलवायु या मानसून के बारे में पढ़ते हैं। तो देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि जलवायु शब्द है क्या। तो जलवायु शब्द क्या है। जलवायु और मौसम ये दो शब्द हैं जिनके बारे में आप अक्सर सुनते रहते होंगे। तो जलवायु की बात करें तो जलवायु क्या है, किसी भी स्थान का एक लंबे समय के लिए लगभग 30 से 50 वर्षों के दौरान वहाँ की तापमान की स्थिति, हवाओं की दिशा, वहाँ की वर्षा, ठीक है, और वायुमंडलीय दाब किस समष्टि को जलवायु बोलते हैं, किस सम्मिलित रूप को जलवायु बोलते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि आज दिल्ली का मौसम अच्छा है या खराब है, या आज बारिश हो रही है, तो हम एक टेम्पोरल टाइम के लिए बात कर रहे होते हैं, एक कम समय के लिए जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम मौसम की बात कर रहे होते हैं। वहीं अगर हम देखें कि दक्षिण भारत का मौसम या दक्षिण भारत की जलवायु कैसी है, या उत्तर भारत की जलवायु कैसी है, हिमालय क्षेत्रों की जलवायु कैसी है, तो वहां पर हम जलवायु की बात कर रहे होते हैं। जैसे पश्चिमी राजस्थान कैसा है, आपका शुष्क है, वहां पे वर्षा नहीं होती है, बहुत कम, ना के बराबर बारिश होती है, तो हम बात कर रहे होते हैं जलवायु की। लेकिन जब हम दैनिक जीवन में एक आध दिन, एक महीने के बात कर रहे होते हैं तो मौसम की बात कर रहे होते हैं। तो दो शब्द आते हैं, एक आता है आपका क्लाइमेट और दूसरा आपका वेदर। तो वेदर क्या है, वायुमंडल की वह अवस्था जो जल्दी जल्दी बदलती रहती है, कि अभी बारिश है, थोड़ी देर बाद धूप निकल गई, इसके बाद आंधी आ गया, तूफान आ गया, तो ये अवस्थाएं बदलती रहती हैं। तो कहते हैं ना, मौसम की तरह तुम बदल ना जाओगे। तो मौसम क्या है, जल्दी जल्दी बदलता है, जबकि जलवायु क्या है, जलवायु बदलती नहीं है। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं कि जलवायु क्या है। क्लाइमेट वायुमंडल की अवस्था है जो लंबे समय तक, कई वर्षों तक समान रूप से रहती है। इसमें परिवर्तन बहुत कम, ना के बराबर देखने को मिलता है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग एक फैक्टर है जो जलवायु परिवर्तन का एक कारण है। जलवायु परिवर्तन में आपका जो टेम्परेचर है, जो औसत तापमान है, उसमें बहुत कम चेंजेस देखने को मिलते हैं। और तापमान या वर्षा का जो पैटर्न है या हवाओं की गति है, ये जब सारी चीज़ें बदलती हैं तो बड़े पैमाने पर वहाँ पर देखने को मिलती हैं, आपकी बहुत बड़ी चिंताएं देखने को मिलती हैं, आपके एनवायरमेंटल इश्यूज देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रहा, उसके द्वारा क्या हो रहा, औसत तापमान बढ़ रहा है पृथ्वी का, तो कहीं कहीं की जो जलवायु है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ रहे हैं। जैसे अंटार्कटिका पे बर्फ पिघल रही है, जंगलों में आग लग रही है, तो ये क्या है, क्लाइमेट चेंज है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज के लिए उत्तरदायी कारण क्या है, एक ग्लोबल वार्मिंग भी है। तो क्लाइमेट जब बदलता है तो विनाशकारी परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। अब बात कर रहे हैं हम कि हम बात कर रहे थे भारत की जलवायु की। तो भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु है। कैसी है, लेकिन ये मानसूनी कौन सा है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। क्यों, भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं। और उष्णकटिबंध वाला जो क्षेत्र है अपना, ये कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र है, ये अपना उष्णकटिबंध का क्षेत्र है। अब यहाँ पे कर्क रेखा कितनी है आपकी, साढ़े 23 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, और ये आपकी कितनी है, 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है वो आपका है उष्णकटिबंध, यानी कि ट्रॉपिकल रीजन आता है। और इसके बाद क्या आता है, आपका टेम्परेट आता है। ठीक है, और ऊपर क्या आता है, आपका शीत क्षेत्र आता है, यानी फ्रिज जोन आता है जो ध्रुवों की तरफ है। इसके बारे में हम देख लेते हैं इस मैप के थ्रू बढ़िया तरीके से। तो ये जो क्षेत्र है हमारा, कर्क रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा क्या है, ये आपकी कर्क रेखा है, ये अपनी क्या है, कर्क रेखा है। और ये क्या है आपका, मकर रेखा। दिख रहा होगा आपको, मकर रेखा। और जो ये वाला जो क्षेत्र है,
ये आपका आता है ट्रॉपिकल रीजन, यानी कि आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और उष्णकटिबंध में पड़ने वाले जो क्षेत्र हैं, यहाँ की जलवायु कैसी होगी? उष्णकटिबंधीय जलवायु होगी। जरूरी नहीं दोस्तों कि मानसूनी ही जलवायु हो। अब देख लेते हैं कि भारत की जलवायु मानसूनी है, भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु मानसूनी है। जब हम बात कर रहे होते हैं कि इंडियन मानसून, तो हम सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि हम पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहे होते हैं। और भारतीय उपमहाद्वीप में आपके जो भारत के पड़ोसी देश हैं, आपका पाकिस्तान है, नेपाल, भूटान, आपका बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, इन सभी देशों की बात कर रहे होते हैं जब हम भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं कि भारत जो मानसून है, इंडियन मानसून उसका नाम है, तो भारत में ही मानसून आता है। आपका पाकिस्तान में भी आता है, आपका बांग्लादेश में भी आता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम मानसून की बात कर रहे हैं तो हम देख लेते हैं कि मानसून के और कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर मानसून की अवस्थिति देखी जाती है। ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का ही क्षेत्र है, लगभग आप मान के चलो। तो एक क्षेत्र जो है आपका दक्षिणी पूर्वी आपका यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरा क्या है? कैरिबियन द्वीप समूह, यहाँ भी मानसूनी जलवायु पाई जाती है, आपका मानसून आता है। दूसरा अगला क्या हो गया? आपका गिनी का तट जो है, कांगो रिवर वगैरह, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ भी आपकी मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ये आपका सबसे बड़ा क्षेत्र जो भारतीय उपमहाद्वीप है, यहाँ भी मानसूनी जलवायु पाई जाती है आपकी। आपका उत्तरी ऑस्ट्रेलिया का जो क्षेत्र है, यहाँ पे भी आपको मानसूनी जलवायु देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको मानसूनी जलवायु आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये तो हो गई अवस्थिति। अब कर लेते हैं बात कि मानसून जलवायु जो है वो मानसून शब्द किससे बना है, मानसून है क्या? तो दोस्तों मानसून कुछ नहीं है, मानसून क्या है? पवन है। मानसून हवाएं हैं, और इन हवाओं के द्वारा ही भारत में बारिश होती है। ये जो हवाएं हैं अपने साथ क्या लेकर आती है? मॉइस्चर लेके आती हैं। आप अपने साथ इनमें वेपर कंटेंट होता है, मॉइस्चर होती है, और ये भारत में बारिश करती हैं, हवाओं के द्वारा ही बारिश होती है। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। दोस्तों उस टाइम क्या था? प्राचीन काल में भारत और अरबों के साथ व्यापार चलता था, और इन हवाओं के माध्यम से ही जो अरब के व्यापारी थे वो आवागमन करते थे, और इसीलिए उन्होंने इन हवाओं को ही मौसम शब्द बोला है। और इन हवाओं की विशेषता क्या है? ये ऋतुओं के अनुसार अपना जो दिशा जो है वो बदल लेती हैं। क्या बदल लेती हैं? दिशा बदल लेती हैं। तो दिशा बदल लेती हैं। इसके थ्रू हम एक बात समझने की कोशिश करते हैं कि हवाएं कितने तरह की होती हैं। बेसिकली क्या है? एक हवाएं जो होती हैं, जो हवाओं या पवनों की बात करें तो एक होती स्थायी पवनें, स्थायी पवनें, ठीक है। स्थायी पवनें हो गई आपका। दूसरा क्या है आपका? मौसमी पवनें, मौसमी पवनें। तीसरी क्या हो गई आपकी? स्थानीय पवनें। स्थायी पवनों की बात करें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, तो इसमें क्या हो गया आपका? पछुआ पवनें हो गई। आपका व्यापारिक पवनों की बात कर रहे हैं, व्यापारिक पवनें हो गई। आपका जेट स्ट्रीम, ये क्या है? आपकी स्थायी पवनें हैं। दूसरा बात करते हैं मौसमी पवनें क्या है? तो मानसून एक क्या है? मौसमी पवन है। मानसून जो पवन है वो क्या है? मौसमी पवन है। और वहीं अगर स्थानीय पवनों की बात करें तो इसमें क्या होता है? भारत में लू जो चलती है, ऑस्ट्रेलिया में ब्रिक फील्डर है, ठीक है। भारत में लू चलती है, कहीं चिनूक हवा चलती है आपकी अमेरिका में, ठीक है। तो ये क्या हो गई? आपके स्थानीय पवनें हो गई। तो यहाँ पे हमें ये चीज समझनी है, अपने मन में रखना है कि मौसमी पवन जो है वो क्या है? मानसून। मानसून क्या है? एक मौसमी पवन है जो ऋतुओं के अनुसार अपनी स्थिति बदल लेती है, ठीक है, डायरेक्शन रिवर्स कर लेती है। अब मानसून को पढ़ने से पहले हमें दो बातें याद रखनी पड़ेंगी, तो हमें ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। पहला, जो टेम्परेचर यानी कि तापमान, और दाब, दाब और इसको बोलेंगे ताप।
तापमान और दाब इनमें ये क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। किसी भी स्थान का अगर तापमान अधिक है तो वहां पर वायुदाब जो है वो कम होगा। किसी भी जगह या स्थान का अगर तापमान निम्न है तो वहां पर वायुदाब अधिक होगा। क्यों? अगर तापमान अधिक है किसी भी स्थान का तो वहां पर क्या होगी, अर्थ सरफेस क्या होगा, गर्म होगा। गर्म होगा तो उसके कांटेक्ट में आने वाली जो एयर है, वायु है, वो क्या होगी, गर्म होगी। और गर्म चीज क्या होती है, हल्की होती है और हवा ऊपर उठेगी। वहीं अगर किसी भी स्थान का जो तापमान है वो बहुत निम्न है तो उसके संपर्क में वायु जो आएगी वो क्या होगी, उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कम होने पे क्या होगी, जो एयर है वो भारी होगी और उसका सब्सिडेंस होगा, वो नीचे धरातल की तरफ बैठेगी और इसीलिए क्या होगा, वहां पर आपका वायुदाब अधिक होगा। क्या होगा, वायुदाब अधिक होगा। दूसरा प्रिंसिपल क्या है, जो हवा की गति होती है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ होती है, यानी कि उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ हवा गति करती है। ठीक है, हवा की गति उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ हवा की गति होती है। दूसरा प्रिंसिपल ये हमें जानना जरूरी है। अब हम भारतीय ऋतुओं की बात कर लेते हैं कि ऋतुओं में परिवर्तन क्यों होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो अर्थ का रेवोल्यूशन है उसकी वजह से परिवर्तन होता है। ये 4 स्थितियां हैं और ये आपका क्या हो गया, सन हो गया। ठीक है, ये आपका सूरज है। ठीक है, ये अर्थ है। अर्थ क्या है, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री की झुकी हुई है। ठीक है, इसको इस तरह से समझ लेते हैं। ये आपका हो गया 0 डिग्री, ये आपका हो गया 0 डिग्री। 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर हो गया आपका, भूमध्य रेखा हो गई। अब यहां से शुरू करते हैं आपका जून, 21 जून। ठीक है, और इधर शुरू करते हैं आपका सर्दियों का महीना। ठीक है, 22 दिसंबर। ठीक है, इधर आपका जून के बाद आपका क्या आएगा, सितंबर, और यहां पे आएगा 23 मार्च। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपके। इसको बोलते हैं आपका ग्रीष्म अयनांत। इसको बोलते हैं आपका शीत अयनांत। और इसको बोलते हैं, क्योंकि ये सितंबर का महीना है इसके, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, शरद। क्या बोलते हैं, शरद विषुव। ठीक है, और इसको बोलते हैं, ये कौन सा महीना है आपका, मार्च का। मार्च में क्या होता है, वसंत होता है, बसंत विषुव, बसंत विषुव। तो ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, आपका शीत ऋतु और वसंत ऋतु, 4 ऋतुएं हमने समझ ली। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 21 जून के आसपास का जो क्षेत्र समय है, यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में जो आपका कर्क रेखा है, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। और हमें पता है कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, जिससे क्या होता है कि भारत, जो उत्तरी भारत है, उत्तरी भारत में आपका तापमान अधिक, इंसोलेशन अधिक प्राप्त होता है, जिससे क्या है, उत्तरी भारत में एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। कौन सा क्षेत्र बनता है, निम्न वायुदाब का एक क्षेत्र बनता है। हमने देखा है कि भारत किस गोलार्ध में है, भारत आपका उत्तरी गोलार्ध में, और कर्क रेखा जो है इसके बीच बीच से गुजरती है। और 21 जून को क्या होता है, 21 जून का जो समय होता है, जून का महीना होता है, जहां पर कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण मैक्सिमम जो टेम्परेचर है, मैक्सिमम इंसोलेशन है, वो प्राप्त होता है, जिससे क्या होता है, यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है।
हमने पहले ही बता दिया था कि ताप और दाब दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर तापमान अधिक होगा तो दाबमान, जो दाब है, वायु दाब है, वो कम होगा। ठीक है, वायु दाब कम हो गया। अब देखते हैं कि कर्क रेखा जो है 21 जून के, जून का महीना होता है, 21 जून को हम मानते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो भारत का उत्तरी जो क्षेत्र है, उत्तरी भारत है, यहाँ पर निम्न वायुदाब का एक क्षेत्र बनता है, निम्न वायुदाब का लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, जो सूर्य की किरणें इस क्षेत्र में सीधी पड़ रही हैं। वहीं इसके विपरीत क्या होता है, हिंद महासागर का जो क्षेत्र है, जो भूमध्य रेखा के आसपास और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है, यानी कि हिंद महासागर का जो क्षेत्र है मेडागास्कर के आसपास का, यहाँ पर क्या होता है, उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है, जिससे जो पवनों की गति होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होती है। ठीक है, ये सबसे बड़ा रीजन है मानसून आने का, और इस सिद्धांत को बोलते हैं तापीय सिद्धांत। मानसून आने की जो ऋतु है, इसके बहुत सारे सिद्धांत हैं, और सबसे कॉमन सिद्धांत है तापीय सिद्धांत, जिसके बारे में पढ़ते हैं। तापीय सिद्धांत आपका तापमान और दाब जो पेटियां हैं उनके अनुसार इसका प्रतिपादन किया गया है। अब दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है, वो अरब सागर से होकर आता है। ठीक है, अरब सागर का दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब भारत में स्थलीय भाग में पहुंचता है, सबसे पहले कहां पहुंचता है, केरल में। कहां पहुंचता है दोस्तों, केरल में। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। भारत में अगर भारत की बात की जाए, संपूर्ण भारत की, तो मानसून सबसे पहले आपका पहुंचता है अंडमान निकोबार में, और ये आपका मई महीने में ही पहुंच जाता है। मई महीने में आपका सबसे ज्यादा बारिश जो होती है अंडमान निकोबार में होती है, और ये किससे होती है, आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून ऋतु से ही बारिश होती है। केरल में इसके बाद में लगभग आपके जून के पहले सप्ताह या जून 15 के आसपास केरल में मानसून पहुंचता है, और केरल का जो पश्चिमी घाट वाला एरिया है यहाँ पर बारिश करता है, पश्चिमी घाट वाले एरिया में। ठीक है, तो इसकी बहुत सारी शाखाएं होती हैं। पहली शाखा क्या होती है, केरल तट पर 1 जून या जून के पहले सप्ताह में, कभी कभी लेट भी हो जाता है, तो जून 15 के आसपास भी ये पहुंचता है, पश्चिमी घाट से टकराती है, और पश्चिमी घाट की जो पूर्वी ढलान है, ये वाली ढलान है, यहां पर बारिश करती हैं। कहां पर, पश्चिमी घाट की पूर्वी ढलान पर बारिश करती हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि पश्चिमी घाट की पूर्वी ढलान पर तो बारिश करती हैं, क्या तमिलनाडु का जो क्षेत्र है, ये आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, यहां भी बारिश होती है? तो दोस्तों नहीं, क्योंकि जो ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र पड़ता है आपका वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, यह आपका तमिलनाडु। जब ये पवनें टकराती हैं आपका पश्चिमी घाट से, तो पश्चिमी घाट की जो पूर्वी ढलान है, यानी कि ये वाली ढलान है, यहाँ पर बारिश करती हैं। जब पवनें उठती हैं ऊपर, तो इनमें नमी की मात्रा खत्म हो जाती है, इसीलिए नमी धारण की क्षमता भी नहीं रह जाती है, और इसलिए जब तमिलनाडु वाले क्षेत्र में पवनें पहुंचती हैं तो वहां पे बारिश नहीं करती हैं। अब पुनः ये पवनें बंगाल की खाड़ी से होते हुए आपका बांग्लादेश या पश्चिमी बंगाल की तरफ मुड़ती हैं, तो वहां पे नमी धारण करती हैं, देन आपका पश्चिम बंगाल में या बांग्लादेश में बारिश करती हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ते हैं, और मानसून की जो आगमन की ऋतु होती है, इसमें बारिश नहीं होती है। जब मानसून के निवर्तन की ऋतु जब आती है, मानसून जब लौटता है, तब तमिलनाडु के क्षेत्र में बारिश होती है। तो इसकी दूसरी शाखा क्या है, 10 या 5 जून के आसपास मुंबई से होते हुए, ये जो दूसरी शाखा है आपका मुंबई वाला क्षेत्र जो है, और आपका नर्मदा ताप्ती वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बारिश करती है, जिसमें आपका मध्य प्रदेश का भी एरिया आ जाता है। इसको और अच्छी तरह से अगली स्लाइड में देख लेते हैं। हाँ, ये वाला जो क्षेत्र है दूसरी शाखा आपका 5 से 10 जून या 15 जून के आसपास मुंबई वाले क्षेत्र में और मध्य प्रदेश यानी कि नर्मदा और ताप्ती वाले क्षेत्र में बारिश करती हैं। ठीक है, समझ गया। जो इसकी तीसरी शाखा है, तीसरी शाखा जो है, जो अरावली पर्वत के समानांतर बहती हुई आपका गुजरात और पश्चिम, जो गुजरात और राजस्थान से होते हुए नॉर्थ की तरफ बढ़ती है। ठीक है, तीसरी शाखा गुजरात के सौराष्ट्र से प्रवेश करती है और अरावली के सारे आगे बढ़ती है और राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश करती है। बारिश करते हुए कहाँ पहुंचती है बेटा, पंजाब में पहुंचती है। पंजाब में बंगाल की खाड़ी से आने वाली शाखाओं से, यहाँ आने वाली पवनों से मिल जाती है और ये पश्चिमी हिमालय इस क्षेत्र में बारिश करती है। फिर आपका कश्मीर,
आपका हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाले रीजन में ये बारिश करती हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। ये बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है और यहाँ पे ये मिलती हैं और फिर इस वाले रीजन में आपका बारिश करती हैं। अब देख लेते हैं बंगाल की खाड़ी की दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें। पहला हमने क्या पढ़ा, हमने अरब सागर की शाखा के बारे में पढ़ा। दूसरी शाखा क्या है, बंगाल की खाड़ी की शाखा। और बंगाल की खाड़ी की कितनी शाखाएं हैं, 2 शाखाएं हैं। ये पवनें बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़कर बांग्लादेश और म्यांमार के तटीय भागों में बारिश करती हैं। ये जो म्यांमार है आपका और ये बांग्लादेश का जो क्षेत्र है, यहाँ पर बारिश करती हैं। म्यांमार के तट पर जो अराकान की जो पहाड़ियां हैं, यहाँ पे टकराकर सेम प्रोसेस होता है जो आपने केरला में देखा। यहाँ से टकराती हैं और इस क्षेत्र में काफी बारिश करती हैं। देन ये अपने बाईं तरफ मुड़ जाती हैं और बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल से होते हुए आपका पूरे उत्तर भारत की तरफ मुड़ जाती हैं और उत्तर भारत में बारिश करती हैं। दूसरी जो शाखा है उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रवेश करती है यहाँ पे, और ये चेरापूंजी और मौसिनराम है जो आपका मेघालय में पड़ता है, यहाँ पर बारिश करती हैं। देन यहाँ पे ये अपने दाईं तरफ अपने बाईं तरफ मुड़ जाती हैं और पूरा आसाम और बंगाल जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में बारिश करती हैं। ठीक है, मौसिनराम बेटा ऐसा क्षेत्र है जहाँ सबसे अधिक बारिश होती है। विश्व की सबसे अधिक जो बारिश है मौसिनराम में होती है। पहले आपका ये चेरापूंजी था। ठीक है, पहले क्या था, चेरापूंजी था। मौसिनराम में विश्व की सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा दर्ज की जाती है। मौसिनराम कहाँ पे आपका, ये मेघालय का जो क्षेत्र है यहाँ पे मौसिनराम पड़ता है। इसके बाद आती है मानसून के निवर्तन की ऋतु यानी कि शीत ऋतु। मानसून निवर्तन, मानसून निवर्तन यानी कि लौटता हुआ मानसून। अब मानसून लौटता है और ये लौटता है आपका सितंबर अक्टूबर के महीने में मानसून लौटने लगता है। अब क्यों लौटता है, क्यों लौटता है, इसके लिए हम पिछली स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, हम देखेंगे क्या आ गया, 21 सितंबर। 21 सितंबर क्या होता है बेटा, जब 21 सितंबर भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, सूर्य का दक्षिणायन होना। फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये दक्षिणायन होती रहती है। आने वाले टाइम में क्या होता है आपका दिसंबर 22 दिसंबर में आपका सूर्य की जो किरणें हैं वो कहाँ पे पड़ती है, मकर रेखा पर इनकी लंबवत स्थिति होती है। कहाँ पे, मकर रेखा पर इनकी लंबवत स्थिति होती है। इसीलिए क्या होता है, जो वायुदाब जो है वो रिवर्स हो जाता है। उत्तर भारत में अभी तक आपने क्या देखा, उत्तर भारत में आपने देखा निम्न वायुदाब का क्षेत्र, लेकिन अभी क्या होता है आपका उत्तर भारत में आपका हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है और इधर सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती हैं तो हिंद महासागर वाले क्षेत्र में आपका लो प्रेशर हो जाता है। इसलिए विंड की जो स्थिति है वो रिवर्स हो जाती है। इसी को बोलते हैं रिवर्सल ऑफ द विंड। और इसीलिए मानसून क्या है, उत्तरी भारत से लौटने लगता है। और पवनों की गति जो अभी क्या थी आपका साउथ वेस्ट से किधर थी, नॉर्थ ईस्ट की तरफ होती है, लेकिन वहीं इसकी पवनों की गति क्या हो जाती है आपकी, रिवर्स हो जाती है, उल्टी हो जाती है। ठीक है, अभी पवनें क्या होती हैं, नॉर्थ ईस्ट से आपका साउथ वेस्ट की तरफ पवनों की स्थिति हो जाती है। और जब ये पवनें आती हैं बंगाल की खाड़ी में जब पहुंचती हैं तो यहाँ से नमी प्राप्त करती हैं, यानी कि यहाँ से एवोपरेशन होता है और तमिलनाडु के क्षेत्र में जाकर बारिश करती हैं। इसीलिए तमिलनाडु में जो बारिश होती है वो उत्तरी पूर्वी मानसून पवनों के द्वारा बारिश होती है और ये शीत ऋतु में होती है। ये महीना होता है आपका नवंबर दिसंबर का महीना। कौन सा महीना, बेसिकली नवंबर का महीना होता है। तमिलनाडु वर्षा ऋतु में शुष्क क्यों रहता है, पहला कारण इसका है तमिलनाडु दक्षिणी पश्चिमी मानसून शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। हमने बताया था ये जो पवनें आ रही हैं और इस क्षेत्र में बारिश कर रहे हैं, जबकि ये क्षेत्र जो है, ये जो क्षेत्र है क्या है, वृष्टि छाया क्षेत्र वाला क्षेत्र है। ठीक है, कौन सा, वृष्टि छाया क्षेत्र है, इसीलिए ये पहला कारण हो गया।
दूसरा कारण क्या है आपका, तमिलनाडु जो क्षेत्र है यानी कि जो कोरोमंडल का जो तट है, बंगाल की खाड़ी की जो मानसूनी शाखा है उसके समानांतर पैरेलल पड़ता है। ठीक है, कैसे बेटा, ये यहाँ से मानसून जाएगा और ये सीधा ऊपर पहुंच जाता है आपका बंगाल की खाड़ी से होते हुए आपका म्यांमार और आपका बांग्लादेश। ये देखिए, इसलिए इस क्षेत्र में बारिश नहीं होती है, जबकि मानसून के निवर्तन की जो ऋतु आती है तब यहाँ पर बारिश होती है। ठीक है, अब मानसून की निवर्तन की ऋतु हो गई, इसी संदर्भ में हम पढ़ लेते हैं, आपने शब्द सुना हो पश्चिमी विक्षोभ। अब मानसून की बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ की बात ना करें तो सही नहीं है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी डिस्टर्बेंस होते हैं। आपने देखा होगा सर्दियों के महीने में कभी कभी बारिश होती है, कभी कभी आंधी भी आती है, तेज बारिश होती है, और जिससे क्या होता है, ठंड बढ़ जाती है और आपकी जो पहाड़ी रीजन है वहां पर बर्फबारी भी बहुत देखने को मिलती है। इसी को बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। ये शीत ऋतु में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में आने वाला एक क्या है, तूफान है, और ये कहां से उठता है, आपका भूमध्य सागर का जो क्षेत्र है यहाँ से उठता है और यहाँ से नमी प्राप्त करता है, और भारत के उत्तरी पश्चिमी जो भाग है यहाँ पर बारिश करता है, और कभी कभी ये मैदानी इलाकों में भी बारिश करता है। कहाँ बारिश करता है, आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में भारी बर्फबारी होती है, और आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में काफी भारी बारिश देखने को मिलती है। और ये उस समय बारिश होती है जब आपके उत्तर भारत में गेहूं की फसल होती है, और ये इसीलिए इसको गेहूं की फसल के लिए लाभकारी माना जाता है। अब उस समय क्या होता है, सर्दियों में आपकी रबी की फसलें होती हैं, सिर्फ गेहूं ही नहीं, आपकी गेहूं, मटर, सरसों, चना की जो फसलें होती हैं इनके लिए लाभकारी होता है। अब बात कर लेते हैं भारत में वर्षा के आंकड़े क्या है। तो आंकड़ों की बात करें तो भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी हो रही, 125 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा है, और भारत का 35% ऐसा भाग है जहां 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। जो वर्षा सबसे अधिक जो होती है आपका पूर्वी जो भाग है भारत का, यहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है, पश्चिमी भाग में अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है, इसलिए आपने देखा होगा पूर्वी भाग में चावल की खेती ज्यादा होती है। इसके अपवाद स्वरूप आपका हरियाणा और आपका पंजाब का क्षेत्र छोड़ दें, क्योंकि वहां पर बारिश जो भारी वर्षा के कारण चावल की खेती नहीं होती है, बल्कि वहां पर सिंचाई व्यवस्था के कारण चावल की खेती होती है। तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे है, आपका पश्चिमी घाट, मेघालय, उत्तर पूर्व के हिमालय क्षेत्र, और सबसे कम वर्षा कहाँ है, आपका पश्चिमी राजस्थान और लद्दाख का जो क्षेत्र है, यहाँ सबसे कम बारिश होती है। ठीक है, अब भारत के पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की तुलना में अधिक बारिश होती है, हमने बता दिया था अभी। जो पूर्वी भाग है ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर बारिश अधिक होती है, जबकि पश्चिमी भाग में बारिश कम ही होती है। इसी पैटर्न को देखते हुए जो फसल प्रतिरूप है वो भी आपका प्रभावित होता है। जो पूर्वी भाग है वो वहां पे चावल की खेती ज्यादा होती है, और पश्चिमी भाग में गेहूं की खेती होती है, जैसा कि अभी हमने आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं आम्र वर्षा। आम्र वर्षा में बात करने से पहले हम देख लेते हैं कि मानसून आने से पहले बहुत सारी बारिश होती है, प्री मानसून सावर बोलते हैं जिसको। मानसून आने से पहले कई क्षेत्रों में बारिश देखने को मिलती है, जैसे आपका काल बैसाखी, आपका बंगाल में काल बैसाखी बोलते हैं। ठीक है, आपका कर्नाटक वाला क्षेत्र जो है, कर्नाटक वाला क्षेत्र यहाँ पे क्या बोलते हैं, कॉफी सावर बोलते हैं। आपका यहाँ पे जो केरला वाला क्षेत्र है यहाँ पे क्या बोलते हैं, चेरी बिलाजम, चेरी बिलाजम या फूलों की बारिश। ठीक है, बंगाल में काल बैसाखी बोलते हैं, आपका यहाँ पे कॉफी वर्षा बोलते हैं। क्योंकि प्री मानसून जो अप्रैल और मई का महीना होता है, यहाँ पे मानसून आने से पहले कुछ कुछ बारिश होती है जगहों जगहों पर, जिसको स्थानीय प्रतिरूप प्रभावित होता है, स्थानीय फसलों के लिए काफी लाभकारी होता है। आम्र वर्षा, कॉफी सावर या कॉफी वर्षा या फूलों की बौछार बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, फूलों की बौछार बोलते हैं। तो इस तरह से हमने पढ़ा है मानसून के बारे में कि मानसून क्यों आता है, मानसून आने की ऋतु क्या है, मानसून लौटने की ऋतु क्या है, और लौटने के दौरान पश्चिमी डिस्टर्बेंस जो होते हैं, पश्चिमी विक्षोभ होते हैं, उनके बारे में भी पढ़ा। और हमने पढ़ा कि प्री मानसून सावर यानी कि मानसून से आने से पहले की जो बारिश है उनको क्या क्या बोलते हैं हमारी स्थानीय रूप से। ठीक है, इन सब बातों के बारे में पढ़ा। तो आपको कैसा हमारा लेक्चर लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।